अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। अक्सर मेरी वीलॉग्स के ऊपर जो इंडियन दोस्त हैं उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और पाकिस्तानी पंजाब से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं कम से कम वो तो प्रोपेगेंडा नहीं करते होंगे। जो बीजेपी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ अपना रवैया रवा रख रही है, कम से कम वो तो नहीं प्रोपेगेंडा करते होंगे ना। ये मैं सादा लॉ जो इंडियन शहरी हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसी बात की जाती है तो कम से कम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो इंडिया के अंदर कॉमन सिटीजन है, जो इंडिया के अंदर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, कम से कम वो तो प्रोपेगेंडा नहीं करते होंगे ना। तो मेरी जाती ख्वाहिश है कि जिस तरह विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन में बड़ी डिटेल में डेलिब्रेशन हुई और वहां पे वंदे मातरम के ऊपर जो इन्होंने बातें की, वहां पे जो मुसलमान नेता थे मुख्तलिफ पार्टी से उन्होंने बात की, फिर उनके साथ जो सलूक करवा रखा जा रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। तो एक समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी हैं, वहां पे एमपी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि 20-25 सेकंड की इनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपको एक और मुस्लिम जमात के नेता की बात सुनाता हूं जो उन्होंने इसी विंटर सेशन में बात की है, और जहां पे मोदी भी बैठा था, जहां पे अमित शाह भी बैठा था, राजनाथ सिंह भी बैठा था, जयशंकर, आरएसएस के सारे लोग वहां पे मौजूद थे। पहले इकरा चौधरी। सही है सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं। जी दोस्तों, ये बहुत एक जबरदस्त सियासतदान है जो समाजवादी पार्टी, जिसको अखिलेश यादव डील करते हैं, उनके बेगम भी उसी पार्टी में है। तो ये उनके प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत के आई हैं। ये इन्हीं की जुबानी आपने सुना। ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये मलेशियन नहीं है, ये इंडोनेशियन को मुसलमान नहीं है, ये भारतीय मुसलमान है। भारत के अंदर इन्होंने वोट हासिल किए, ये उस पार्टी से इलेक्ट होके आई हैं। ये आपने उन्हीं की जुबानी सुना कि इनके साथ जो एक मजहब है, मजहब को सामने रखते हुए, रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए जो इनके साथ वहां पे रवैया रवा रखा जाता है, वो आपने इन्हीं की जुबानी सुना। और वंदे मातरम के ऊपर जिस तरह पूरी लोकसभा के अंदर डिबेट हुई और वो आपने भी सुनी। मेरी ख्वाहिश है कि लोकसभा के अंदर जो डिबेट हुई है उसके ऊपर असदुद्दीन अवैसी की जमात है जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे जो आगा रूहुल्लाह साहब हैं, उन्होंने बात की है कि वंदे मातरम के ऊपर अपने साथ जो उनके साथ जो सलूक करवा रखा जाता है, उन्हीं की बात सुनते हैं, फिर डिटेल में हम बात करते हैं, इसको खुलासा करते हैं कि ये हम नहीं है, ये इंडियन शहरी हैं जो बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिशियन है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी उनके साथ आप क्या रवैया रखते होंगे, पहले आगा रोलना। जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे, एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कंसेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है।
हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा पासपोर्ट आधार कार्ड ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्रैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। बोलो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ, बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी, ये कहती कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम, तर्जुमानी करता है। दोस्तों, ये आगा रूल साहब हैं और ये मेंबर लोकसभा हैं, संसद के अंदर इन्होंने बातें की हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, पूरी ईमानदारी से बताइए, जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं कि हमें आर्टिकल 25 में ये लिबर्टी हासिल है, ना सिर्फ मुसलमानों को, बाकी जितनी माइनॉरिटीज है उनको भी लिबर्टी हासिल है। सेकुलर इंडिया है और जो संविधान है इंडिया का वो सेकुलर है, और जिन्होंने बनाया इसको, जो एल्डर्स थे, उन्होंने कुछ देख के सोच समझ के बनाया था कि ये इंडिया जो है इसके अंदर मुख्तलिफ कौमियतें रहती हैं, मुख्तलिफ मजाहिब को, मुख्तलिफ कल्चर को फॉलो करने वाली, तो इसी हवाले से सेकुलर रखा गया। और देखिए, ये नेहरू के हवाले से भी एक बात चली कि कोई 70-75 साल बाद एक जाहिल आएगा और फिर वो मजहब की राजनीति खेलेगा, तो वो जाहिल जो है वो मोदी है। ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये वो जाहिल है जिसने वही मजहब की राजनीति को सामने रखा और लोकतंत्र, बज़ाहिर लोकतंत्र का नाम लेके वो ये समझ रहा है कि शायद ये कुर्सी उसकी अब्दी है, वो यहीं पे भरेगा। तो मोदी को शायद मालूम नहीं है, इतिहास उसने नहीं पढ़ा कि ये जो कुर्सी है ये किसी की भी सगी नहीं होती। यहां मोदी जैसे कई आए और कई चले गए। इंडिया के अंदर आज भी जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, मसीही हैं और दीगर जो मजाहिब को मानने वाले हैं, वो आज भी शादबाद हैं। अगर कल को किसी के ऊपर संकट आएगा तो वो रेडिकलिस्ट हिंदू होगा जो आरएसएस को फॉलो करता है, जो आरएसएस का कार्य करता है, जो आरएसएस का गोन्स है, या बीजेपी के वो लोग जो हिंदुत्व के ऊपर यकीन रखते हैं और पूरा जो इंडियन समाज है उसको बजौर शमशीर हिंदू एक जो वतन है वो बनाने पे तुले हुए हैं। इन्हें शिकस्त फाश होगी। इस वीलॉग को बनाने का मकसद यही था कि आपको एक न्यूट्रल वे में इंडिया के अंदर से एविडेंस दें कि खुद ये संसद के अंदर बातें हुई हैं। वो इकरा चौधरी
जो उस समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, उसकी पॉलिटिशियन एमपी है, वो बातें कर रही है कि आप मजहब को सामने रख के लोगों के साथ किस किस्म का जो है ना एक तफरीक डाले जा रहे हैं, और ये तफरीक, इसकी दरारें बहुत गहरी होंगी। जब डिवीजन होगी आप उसको नहीं रोक पाएंगे।